डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एपीकल्चर, जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एपीकल्चर पढ़ेंगे। एपीकल्चर, एपी का मतलब होता है हनी बी से। एपी का मतलब क्या होता है बेटा? हनी बी से होता है। ओके, और कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेट। क्या होता है? कल्टीवेट। कि हम हनी बी को कल्टीवेट कर रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? एपीकल्चर। एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉन एज बी कीपिंग। कॉमनली इसे क्या भी कह देंगे बेटा? हम बी कीपिंग भी कह देंगे। देखो, आपको सबको पता है हनी बी एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, तो हम हनी बी को पालते हैं, केयरिंग करते हैं, फीडिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसे दाने की फॉर्म में नहीं, हम उसको इस जगह पे रखते हैं जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट के अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट हो। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे जो मेन इसकी बात करेंगे, वहाँ फीडिंग की बजाय हम मैनेजमेंट बात करेंगे। हम रियरिंग करेंगे, केयरिंग करेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट। क्योंकि हम इसकी प्रॉपर एक ब्रीड भी तैयार नहीं करते हैं, इम्प्रूव वैरायटी की कोई अभी आई नहीं है, इस तरह से हम कोई बात नहीं करते हैं। हम मेल इसके एक्जोटिक एंड क्या बात करते हैं? इंडिजीनियस स्पीसीज की बात करते हैं। ओके बेटा, क्योंकि स्मॉल की अगर हम बात करेंगे तो इम्प्रूव्ड, क्योंकि ये उसी वो जो हमारे पास एक एक्जोटिक है वो बेस्ट क्वालिटी की, उससे अच्छी बेस्ट क्वालिटी है भी नहीं, इसलिए इसमें इम्प्रूव भी नहीं किया गया। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कह सकते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री किसका? ऑफ रियरिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट वर्ड लिखेंगे अभी यहाँ पे, एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी। किसके लिए हम पालते हैं भाई? हनी के लिए पालते हैं। और किसके लिए पालते हैं? हम वैक्स के लिए एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए। वैक्स एंड अदर प्रोडक्ट, हम सारे प्रोडक्ट बताएंगे जो जो हमें हनी से ऑब्टेन्ड होते हैं, हनी बी से ऑब्टेन्ड होंगे, हम सारे प्रोडक्ट बताएंगे बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी है? रियरिंग, केयरिंग, मैनेजमेंट कहेंगे अब हम हनी बी फॉर हनी, वैक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। वो चीज़ क्या कहलाई जाती है? बी कीपिंग या एपीकल्चर कहलाई जाएगी। ओके, वो क्या कहलाई जाएगी? बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर कहलाई जाएगी। याद रखना बेटा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा? रियरिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी। अब हमने क्या भाई, हनी बी को किसके लिए पालते हैं? हनी के लिए, वैक्स के लिए, अदर प्रोडक्ट्स के लिए हम पालते हैं। तो अगर हम बी कीपिंग, ये इसके अंदर हम बी कीपिंग फार्मर्स, अगर आपने ध्यान दिया हो, हम कहीं खेत की तरफ जाते हैं, आप जैसे कि मोस्टली आप देखना बेटा छोटे छोटे से वुडन बॉक्स रखे रहते हैं। एक्चुअली वुडन बॉक्स आर्टिफिशियल बी हाइव होते हैं बेटा। क्या होता है? आर्टिफिशियल बी हाइव है, वहाँ से मधुमक्खियाँ आती है, फ्लावर को सक करेगी, फिर वो क्या करेगी अपनी, फिर आर्टिफिशियल बी हाइव के अंदर आती है और फिर क्या करेंगे? वो हनी की प्रोडक्शन करती है। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से, इसलिए हमने इसे क्या कहा? कल्टीवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? कल्टीवेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जो इसके अंदर है इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। बस हमें जो अपायरीज आर्टिफिशियल बी हाइव बनाने होते हैं वो ही एक खर्चा होता है, बाकी कुछ भी नहीं। एक बार जो हम हनी बीज को कलेक्ट करके लेके आते हैं वो वाला है। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्मली या तो हम कहीं स्वार्मिंग जो छत्ता होता है वहाँ से ले लेते हैं, या फिर हमें एक बेस्ट क्वालिटी की चाहिए तो हम कहीं पे भी जो मेन लार्ज अमाउंट के अंदर जो ये पालते हैं वहाँ से कर लेते हैं, कोई भी एक फार्मर। तो इट इज़ अ वेरी लो इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज, बहुत ही कम लागत का एक बिजनेस होता है, लो इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज। बट जो इकोनॉमिक सोर्स होगा, इससे जो इनकम आएगी, बट द इकोनॉमिक सोर्स इज वेरी वेरी गुड। कम लागत का एक बहुत ही अच्छा क्या होता है बेटा? ये बिजनेस होता है। आपको सबको पता है हनी के हम एक छोटी सी सीसी लेके आते हैं, छोटी सी डब्बी लेके आते हैं, कितनी एक्सपेंसिव होती है, जिसके अंदर 20 या 30 ग्राम ही होता है। हम बड़ी लेके आते हैं, आधा किलो की लेके आते हैं, 1 किलो की लेके आते हैं, तो 1000 kg के अराउंड ये पड़ जाता है। अलग अलग, अगर देसी आपको सुना भी है तो एक छोटा सा मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है, बार बार भी नहीं करना पड़ता है हमें। तो वहाँ छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो फार्मर है वो साइड बिजनेस में करते हैं इसे। जिससे कि जिसके पास खेत है, लार्ज के अंदर ज़मीन पर है, तो वहाँ पे एक फील्ड के अंदर अपने ये आर्टिफिशियल बी हाइव रख लेते हैं, और उसके बाद में वो हनी बी कलेक्ट करते हैं, और वो हनी बी नेक्टर को सक करेगी और हनी कन्वर्ट करती रहती। तो इट इज़ अ वेरी चीप, अगर हम बात करेंगे मतलब कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस होता है, लेकिन इसकी इकोनॉमिक जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। आगे बेटा मेरी बात समझ में, तो थोड़ा सा दिमाग में बस समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने बताया। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा? एपीकल्चर को रियरिंग, केयरिंग, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द हनी बी फॉर किस के लिए कहा मैंने? हनी के लिए। फिर मैंने एक चीज़ की बी वैक्स के लिए, और जो जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो देखना बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहीं पर
प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर, कि एपीकल्चर के क्या क्या प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, एपीकल्चर सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई क्या हो जाएगा, मेन तो क्या होता है, हनी होता है। ओके बेटा, सेकंड अगर मैं बात करूँ तो बी वैक्स होती है, क्या होती है बेटा, बी वैक्स होती है। थर्ड में अगर बात करूँ तो एक प्रोपोलिस होता है बेटा, या बाम भी कहते हैं इसे। एंड फोर्थ मैं बात करूँ एंटीटॉक्सिन, सॉरी एंटीटॉक्सिन, एपिटॉक्सिन, क्या होता है बेटा, ये एपिटॉक्सिन होता है। ओके, तो हनी सबसे इम्पॉर्टेंट, हम हनी बी को पालते किसके लिए, हनी के लिए। आपको सबको पता है हनी हैज़ अ वेरी वेरी मेडिसिनल, वेरी वेरी गुड मेडिसिनल वैल्यू, बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू होती है। इट हेल्प इन द ब्लड प्योरिफिकेशन। हम एक शहद ले लेंगे, ठीक है, चीनी की बजाय, तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड को प्योरिफिकेशन करता है। स्वीट तो होता है, हम इसके अभी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ रहे, हम क्या करेंगे, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, जिसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन को ये ठीक करता है। ओके बेटा, किसी के अल्सर, छाले हो जाते हैं, अल्सर ऑफ टंग, या स्टमक में छाले हो जाते हैं, उस कंडीशन में दिया जाता है। देखो आपको कभी कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, इन दैट कंडीशन में भी आपको क्या दी जाती है बेटा, शहद दिया जाता है। तो हनी हैज़ अ वेरी वेरी गुड मेडिसिनल वैल्यू बिकॉज इट हेल्प इन द ब्लड प्योरिफिकेशन, डाइजेशन, अल्सर ऑफ द टंग, ये हमने मेडिसिनल पर्पज व्यू से बताया। बट अगर हम बात करेंगे, इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी सोर्स ऑल्सो, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ये, 2 किलो अगर हम बात करेंगे हनी के अंदर तो 3200 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिल जाती है उससे। तो एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा हमें मिलती है। क्यों एनर्जी मिलती है, बिकॉज हनी आपने सबने देखा एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस का मतलब क्या होता है बेटा, एक गाढ़ा फ्लूइड होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन्स तो वेरी लो अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, बट जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मिनरल्स प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट याद रखना, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, एक इसके अंदर सुक्रोज मिलता है, जैसे ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फ्रक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके आप याद रखना बेटा, सुक्रोज, लेव्युलोज, डेक्सट्रोज, ये 3 इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट इस हनी को खराब नहीं होने देते हैं। आपने देखा है ना, जितना पुराना हनी कहते हैं उतना ही बेटर होता है, और वो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये जो शुगर इसके अंदर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट जो इसके अंदर प्रेजेंट है, वो एज अ प्रिजर्वेशन का यहाँ पे काम करते हैं, और जितना ही पुराना होगा उतना ही जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है उतना ही इनको मेडिसिनल वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। जो वाइटामिन है, विटामिन ए भी, विटामिन सी भी, विटामिन बी की डिफरेंट फॉर्म आते हैं, B12, B10, ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है, जो मिनरल्स होते हैं मेनली आयरन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीज प्रेजेंट होता है, आयरन, पोटेशियम भी प्रेजेंट होता है। कहते हैं ना खून की कमी हो जाती है तो शहद ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए, एक तो इसमें विटामिन भी होते हैं और आयरन होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन भी हमें एनीमिया से बचाते हैं बेटा। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया होना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर अबंडेंट विटामिन प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। आयरन हमारे लिए हीमोग्लोबिन बनाने का काम करेगा, तो हमारे अंदर ब्लड का कंसनट्रेशन, ब्लड का लेवल क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। हनी की इस तरह से वैल्यू आपको ये याद रखना है। पूछ भी सकते हैं, नेवी भी कार्बोहाइड्रेट, शुगर भी प्रेजेंट है, कौन सा आयरन, कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, याद रखना अबंडेंट आयरन है, कैल्शियम भी है। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पोटेशियम भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज भी, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, विटामिन, प्रोटीन, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स ये प्रेजेंट है, और इन सब की मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है बेटा। अब किसी बच्चे को कोई बता सकता है, आपने स्टार्टिंग से हम हनी बीज के बारे में पढ़ते आ रहे हो, एनीवन टेल मी हाउ हनी इज फॉर्म्ड। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हनी बनता किस तरह से है। आपने कहावत भी सुनी है ना कि वो तुम्हारा सारा का सारा शहद ले गए। कभी भी हम हनी को क्या नहीं बना सकते, आर्टिफिशियल। तो उसमें से एक हनी भी कहती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन वो मेरी कला नहीं चुरा सकता, क्योंकि हनी बी को, नेचुरल हनी को बनाने की सिर्फ और सिर्फ पावर किसके अंदर होती है, हनी बीज के अंदर होती है। किस तरह से होती है, जो हनी बीज होती है, दे सक का मतलब चूसना, दे सक द फ्लावर नेक्टर। किसको सक करती है, फ्लावर नेक्टर। नेक्टर वर्ड मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, जो जूसी सिक्रेशन होती है फ्लावर्स की,
इसके अंदर क्या मिलते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर। बेशक द फ्लावर नेक्टर और हनी बी के अंदर एक हनी सेक होता है। क्या होता है बेटा, एक हनी सेक मतलब एक स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये नेक्टर चला गया है और प्लस यहाँ पे एसिड प्रेजेंट होता है, प्लस एंजाइम का एक्शन होता है। प्लस क्या होगा बेटा, एंजाइम का एक्शन होगा जिससे क्या बनेगा, हनी बनेगा। पेट के अंदर बन रहा है उसके, कहाँ बन रहा है, इसके इंडाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बन रहा है हनी। अब जैसे हनी यहाँ पे बनता है, ये करता है, उसके अंदर प्रोसेस हो जाती है, तो हनी भी उसको बैक फ्लो करेगी। क्या करती है, बैक फ्लो, वापस लेके आएगी माउथ से। ठीक है, उस वापस लाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, रिगरगाइटेशन। ये आपको समझाने के लिए, खाली पूछते नहीं, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बट हम देखो कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो आपको अधूरी नहीं छोड़ेंगे कि बस एक ऊपर से टॉपिक पूरा नहीं करना है। हमारा मेन एम कि मैंने ऊपर से टॉपिक पूरा कर दिया, नहीं, आपको उसके बारे में ही नहीं पता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ने के लिए। ओके बेटा, तो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना कि क्यों हनी जरूरी है, हनी बनता किस तरह से है। तो हमने क्या कहा भाई, हनी को क्या किया जाएगा, सक करेंगे नेक्टर। ठीक है, फ्लावर नेक्टर का मतलब पता है आपको, मैंने प्लांट टिश्यू में भी अच्छे से बताया हुआ है। एक जूसी सिक्रेशन होता है जिट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स का मिक्सचर होता है। ओके बेटा, वहाँ इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब स्टमक में क्या होता है, स्टमक से ऊपर एक पोर्शन होता है, हनी सेक होगा, वहाँ पे नेक्टर चला गया, एसिड एंड द एंजाइम्स ये हमारे पास इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे और हनी बनाएंगे और बैक फ्लो करके दोबारा से उसके माउथ में आएगा। और जो अपने हनी बी हाई होता है, मधुमक्खी के छत्ते में जो कॉम्ब होते हैं, वहाँ पे उस हनी को कलेक्ट करते रहते हैं। आगे बात समझ में बेटा, इस तरह से एक एंजाइमेटिक रिएक्शन, एक एसिडिक रिएक्शन इनकी बॉडी में होती है, द हनी सेक उसे कहा जाता है। और रिगरगाइटेशन, बैक फ्लो से उस हनी को क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ रिलीज करेंगे, अपने बी हाइव के अंदर क्या करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे। ओके बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो हम किस लिए हनी को हम क्या करते हैं बेटा, इस तरह से इससे ऑब्टेन किया जाता है। और हनी की भी फ्लेवर होता है, अलग अलग फ्लेवर होता है, डिपेंड अपॉन द फ्लावर नेक्टर। कैसा फ्लावर का नेक्टर, उसी तरह का उसका फ्लेवर भी आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको पता है नेक्टर के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होंगे जो उसको अलग अलग तरह का फ्लेवर प्रोवाइड करेंगे। द बेस्ट हनी बोला जाता है आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। जो बेस्ट हनी है भाई वो कहाँ का मिलता है, वो आमंड फ्लावर्स का मिलता है। बादाम किसके मिलते हैं बेटा, जो बादाम, क्योंकि हाईली न्यूट्रिशियस, द बेस्ट बादाम आप खाते भी है क्योंकि इसके अंदर हाईली न्यूट्रिशियस, सबको पता है न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत अच्छी होती है। तो आमंड बादाम फ्लावर का नेक्टर सक करने से जो हनी बनता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का बनता है। और हमारे इंडिया के अंदर ही है, हमारे इंडिया के अंदर जो हिमालयन रीजन आपको सबको पता है, वहाँ पे श्रीनगर के अंदर वहाँ सबसे अच्छे आमंड मिलते हैं। तो वहीं के फ्लावर से जो हनी का बनाया जाता है वो द बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड है बेटा। ओके, जब हमारे यहाँ पे आप देखते हो सरसों का खेत होता है सर्दी में, आपने मोस्टली हमारा तो यहाँ पे हरियाणा में आप रीजन में देखोगे, क्योंकि यहाँ येलो तो अट्रैक्ट होती है, तो वहीं पे सरसों के मस्टर्ड के खेत के आसपास ही रखा जाता है। या जो भी कुछ, ये जरूर नहीं कि किसी का फ्लावर रिच होना चाहिए, किसी के अंदर भी नेक्टर के अंदर तो कंडीशन होती है, मैं आपको लास्ट के अंदर बताऊंगी। तो एक नॉर्मल है, अच्छा है, ये नहीं कि बहुत बुरा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, बट द बेस्ट एंड द बेस्ट क्वालिटी आपको याद रखनी है आलमंड बादाम फ्लावर के होते हैं, जो श्रीनगर हमारे हिमालयन रीजन में वहाँ पे पड़ता है। तो ये सबसे ऑल ओवर वर्ल्ड द बेस्ट क्वालिटी का हनी होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बी वैक्स, तो क्या हो जाएगा, बी वैक्स हो जाएगा। बी वैक्स भी कौन प्रोड्यूस कर रही है, हनी बी के अंदर वैक्स ग्लैंड्स होती है बेटा, जो क्या सिक्रीट करती है, वैक्स सिक्रीट करेंगी। क्या सिक्रीट करेंगी, वैक्स। इस वैक्स को ये वैक्स हालांकि क्यों ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं कर रही है, दिस वैक्स, बी वैक्स इज यूज्ड टू फॉर्म बी हाइव। जो नेचुरल बी हाइव है, जो कॉम ऑफ द बी हाइव, जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो कॉम ऑफ द बी हाइव बनाने के लिए ये अपने वैक्स का यूज करते हैं। तो हम इस वैक्स को यूटिलाइज कर लेते हैं कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, क्रीम्स बनाई जाती है, ठीक है, जो कोल्ड क्रीम बनाई जाती है, उनके अंदर पेंट्स के अंदर यूज़ कर लेते हैं। किसके अंदर यूज़ कर लेते हैं बेटा, पेंट्स के अंदर यूज़ कर लेते हैं, कैंडल बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, इस बी वैक्स को यूज़ कर लिया जाता है। ओके बेटा, प्रोपोलिस और बाम, जो प्रोपोलिस और बाम होता है, जो बी हाइव है वो क्या करती है, एक केमिकल रिलीज करती है बी हाइव से, मतलब मधुमक्खियाँ ही इन्हें बनाएंगी, जब उसका छत्ता होता है उससे निकाला जाता है बाद में विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीज।
ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रोपोलिस एंड बाम कहेंगे। इसको किस में किया जाता है, टू हील द वुंड, घाव को भरने के लिए, ठीक है। एज अ पेन रिलीवर भी इसे यूज़ किया जाता है, पेन रिलीफ में भी इसे यूज़ किया जाता है। एपिटॉक्सिन क्या होती है, मधुमक्खी डंक मारती है, उसके डंक के अंदर जो पॉइजन होता है, पॉइजन ऑफ हनी बी, पॉइजन ऑफ हनी बी, स्टिंग, क्या कहेंगे उसे हम, स्टिंग। उस स्टिंग के अंदर जो पॉइजन होता है, हमें आपको पता है ना, मधुमक्खी हमें काट जाती है, हमें स्वेलिंग आ जाती है, तो एक्चुअल में वो टॉक्सिन रिलीज करेंगे। और एपी मतलब एपी से हनी बी से हो गया, द टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हनी बी इज नॉन एज द एपिटॉक्सिन। तो उसको भी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक में यूज किया जाता है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, मेडिसिनल वैल्यू के लिए होम्योपैथिक के अंदर उसे यूज किया जाता है। ओके बेटा, तो डिफरेंट हमने क्या कहा, इसके प्रोडक्ट बताए। पहला हमने क्या कहा हनी, देन हमने क्या कहा बी वैक्स, थर्ड हमने क्या कहा प्रोपोलिस और बाम का, फोर्थ हमने क्या कहा एपिटॉक्सिन। हनी की बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है, डिफरेंट बीमारियों के अंदर, डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ करते हैं। और एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब का बना हुआ होता है। मेन कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर सुक्रोज होते हैं, डेक्सट्रोज एंड लेवलोज सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। बी वैक्स निकाला जाता है, इनके अंदर वैक्स ग्लैंड होती है हनी बीज के अंदर, जिससे वैक्स प्रोड्यूस होते हैं। इस वैक्स का वो यूज़ अपना कॉम्ब ऑफ द हनी बी हाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बट हम ह्यूमन बींग उस वैक्स को ले लेते हैं, कॉस्मेटिक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में उसका यूज़ कर लेते हैं। प्रोपोलिस और बाम भी होती है, जिसको एज ए हीलिंग वुंड, घाव भरने के काम में यूज़ किया जाता है, पेन रिलीफ में यूज़ करते हैं। और जो पॉइजन होता है हनी बी से निकालने के लिए, उसको आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक में यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया बेटा हमने, प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर। बस जनरल आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगी, जहाँ जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे गए अभी तक के रिकॉर्ड है, हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, नहीं कि हमें क्वेश्चन पूछा है, अब की बार क्या पता वहाँ से क्वेश्चन ना पूछ के और कहीं से क्वेश्चन पूछ जाए। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसकी ब्रीड। इसकी दो ही ब्रीड आपको याद रखनी है। एक आपको क्या याद रखनी है, इंडिजीनियस ब्रीड। इंडिजीनियस का मतलब क्या है, देसी, विच बिलोंग टू आन कंट्री, जो हमारी कंट्री से बिलोंग करेगी। हमने क्या कहा, इंडिजीनियस ब्रीड। एंड सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है, फॉरेन ब्रीड, जो बाहर की है। याद रखना बेटा 3 है, यहाँ से आप पीछे एनटीएससी क्वेश्चंस को देख लेना, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसमें पूछा गया है। लास्ट टाइम भी हमारा क्वेश्चन आया था हनी बी से, 4 स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आया था। क्या था वो भी मैं आपको बता दूंगी कैसे। इंडिजीनियस ब्रीड, इंडिजीनियस हमारे देश की है, एपिस सेरेना इंडिका, जो कॉमनली आपको अपने आसपास दिखाई देती है ना, इसका हम क्या कहते हैं, इंडियन हनी बी कहेंगे। इनके साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं, इंडियन हनी बी, क्वेश्चन आ जाएगा इंडियन हनी बी। आपको 4 इस तरह से साइंटिफिक नेम लिखे मिल जाएंगे, तो आपको इनके ये नाम भी याद रखने हैं, ये नाम भी याद रखने हैं, एपिस सेरेना इंडिका। सेकेंड अगर मैं बात करूं, पहाड़ी मधुमक्खी सबने नाम सुने हैं, एपिस डॉर्सेटा, क्या नाम है बेटा उसका, एपिस डॉर्सेटा। इसे हम क्या कहेंगे, रॉक हनी बी। ये क्वेश्चंस पूछे गए, रॉक हनी बी क्या है, या एपिस डॉर्सेटा इस, इसमें आ जाएगा इंडियन हनी बी, रॉक हनी बी, या फिर एक मैं बताऊंगी सबसे लिटिल बी कहा जाएगा, एक इसके अंदर बताऊंगी तो आपको कोई भी, तो आपको बेटा 4 आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट जो हमेशा पूछी जाती है। एपिस सेरेना इंडिका इंडियन हनी बी हो गई, एपिस डॉर्सेटा रॉक हनी बी हो गई, एंड थर्ड जो हमारी इंडियन स्पीसीज है एपिस फ्लोराई। एपिस फ्लोराई सबसे छोटी हनी बी जो होती है, ये 2016 एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, लिटिल हनी बी इज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एपिस फ्लोराई। क्या हो जाएगा, एपिस फ्लोराई हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये 3 इंडियन स्पीसीज आपको याद रखनी है, और आपको जो फॉरेन स्पीसीज वो एक ही याद रखनी है, एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा, मेलिस का मतलब आपने डायबिटीज मेलिटस, मेलिस का मतलब होता है स्वीट, मीठा। क्या होता है, मीठा, सबसे मीठा शहद, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन इस वाली मधुमक्खी के अंदर मिलती है, एपिस मेलिफेरा।
यूरोप से बिलोंग करती है, यूरोप में भी इटली से बिलोंग करती है, इसलिए इसे इटालियन हनी बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इटालियन हनी बी। आपको 101% यहाँ से आपकी बार जो आपका NTSC का एग्जाम होना है, ठीक है, जो आपका है 27 जुलाई को भी नॉर्मल अपने स्कूल का है, तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन 101% यहीं से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपका क्या आता है बेटा, क्या आएगा इसमें? या तो पूछेंगे इटालियन हनी बी, एपिस मेलिफेरा, ठीक है, या अगर हम बात करें इनमें से एक और अगर मैं आपको भाई पूछ लेंगे तो एक और भी है एपिस एडमसोनी। एपिस एडमसोनी जो साउथ अफ्रीका से है। कहाँ के बेटा? ये साउथ अफ्रीका से है, ठीक है, साउथ अफ्रीका हनी बी है ये। ओके बेटा, साउथ अफ्रीका हनी बी है। क्लियर है? मैंने आपको 5 स्पीसीज बताई, 3 इंडिजीनियस, 2 एक्सोटिक। इंडिजीनियस में एपिस सेराना इंडिका इंडियन हनी बी, एपिस डॉर्सेटा रॉक हनी बी, एपिस फ्लोराई लिटिल बी कहा इसे हमने, ठीक है, एपिस मेलिफेरा यूरोपियन या इटालियन हनी बी, एपिस एडमसोनी। ओके, ये क्या हो गया बेटा? साउथ अफ्रीका हनी बी। अब आता है इन पांचों के अंदर, ये हमारी नॉर्मल सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं, विच वन इज द बेस्ट हनी बी फॉर कल्चरिंग? फॉर कल्चरिंग के लिए सबसे अच्छी हनी बी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एपिस मेलिफेरा। द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, ये आपका पूछ लेंगे कौन सी हनी बी बेस्ट होगी फॉर कल्चरिंग के लिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एपिस मेलिफेरा। क्यों है? क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का शहद देती है, द बेस्ट क्वालिटी शहद को प्रोडक्ट फॉर्म करेगी, ठीक है, क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है इसकी, क्वांटिटी भी क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी, ठीक है। क्वालिटी तो चलो फ्लावर के ऊपर मेन डिपेंड करती है, क्वांटिटी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, जेंटल नेचर की होती है। जेंटल मतलब पोलाइट नेचर की होती है, डंक नहीं मारती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है, जेंटल नेचर की, लार्ज अमाउंट के अंदर हनी को प्रोड्यूस करती है। थर्ड अगर मैं आपको बात करूं, ये प्रोटेक्ट कर लेती है अपने आप को, सेल्फ प्रोटेक्टेड होती है ये क्या होती है बेटा? सेल्फ प्रोटेक्टेड, क्योंकि हनी बी को खतरा होता है। किससे खतरा होता है? कोई बर्ड्स होती है हनी बी को खा जाती है, पता ही एनिमीज होते हैं, तो अपने एनिमीज से क्या करती है? अपने आप को बचा लेती है। डिफेंस मैकेनिज्म इसका अच्छा है, एनिमीज से अपने आप को क्या करती है? बचा लेती है। और इसके अंदर लेस स्वार्मिंग होती है। क्या होती है? लेस स्वार्मिंग होती है। स्वार्मिंग का मतलब मैं वाला कि आगे आएगा मेरे पास ये टॉपिक, अभी यहाँ पे स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के बाद जो नई क्वीन आती है, ये भी सब बताएंगे हम, तो उसमें जो क्वीन आती है वो पुराने छत्ते को छोड़ के दूसरी जगह चली जाएगी, तो उसे हम स्वार्मिंग कहेंगे, मतलब छत्ते को चेंज करना है एक तरह से, उसे हम क्या कहेंगे? स्वार्मिंग। तो इनमें छत्ते को चेंज नहीं करती है, स्वार्मिंग भी कम होती है इसके अंदर। तो ये 4 याद रखना इसके पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स याद रखना बेटा? 4 पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा? हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस द हनी इन अ हाई क्वांटिटी। सेकेंड अगर बात करूँगी कैसे नेचर की होती है? जेंटल पोलाइट नेचर की होती है बेटा, डंक वगैरह नहीं मारती, नुकसान इसलिए आराम से कल्टीवेट कर लिया जाता है। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको क्या कहा बेटा? ये सेल्फ प्रोटेक्टेड है। क्या होती है बेटा? ये सेल्फ प्रोटेक्टेड है। अगर फोर्थ मैं आपको बात करती हूँ तो इसके अंदर क्या होती है? लेस स्वार्मिंग होती है। क्या होगी बेटा? लेस स्वार्मिंग है इसके अंदर। रिप्रोडक्शन के बाद छत्ते को छोड़ के चले जाते हैं ये, तो ये इसके अंदर कम होगी, उसे हम क्या कहेंगे? स्वार्मिंग कहेंगे। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या पढ़ लिया इसके अंदर? ये 2 चीज़ें पढ़ ली है हमने। ओके, ये हमने क्या पढ़ लिया इसके अंदर? ये इसकी ब्रीड पढ़ ली है। अब हमारा छोटा सा टॉपिक बचता है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचेगा। एक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो हमारे पास आ जाती है कास्ट ऑफ हनी बी। कास्ट का मतलब जाति मत समझना यहाँ पे, जैसे हम हमारे भी नॉर्मली कहते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में हमने अलग अलग कास्ट में चेंज किया हुआ है, कोई ब्राह्मण से आता है, कोई किस तरह का, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज होती है, तो हम सब इंडिविजुअल तो सेम है, ठीक है, लेकिन कास्ट में अलग अलग डिफरेंस कर दिया। तो एक्चुअल में कास्ट को मैं अगर नॉर्मल बात करूँ तो क्या कास्ट कहलाई जाती है? ठीक है, हम क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ कॉलोनी which are morphological different to each other, morphologically
डिफरेंट टू ईच अदर, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है? कास्ट कहलाई जाती है। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का कलेक्शन हो गया एक कॉलोनी के अंदर। जो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, कि भाई मैं कैसे दिखाई देती हूँ और कोई कैसा दिखाई देता है, कि एक्सटर्नल फीचर के आँख नाक कान किस तरह के हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाई जाती है? एक्सटर्नल फीचर्स कहलाई जाएंगी। उनके एक्सटर्नल फीचर्स अलग है तो उसे हम क्या नाम देंगे? कास्ट कहेंगे। आपको सबको पता है हनी बी की 3 कास्ट होती है ना, 3 कास्ट। पहली कास्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपकी बार NTSC 2019 वाले में, 3 कास्ट होती है बेटा यहीं से। एक हमारे क्वीन, हालांकि हमारे NCERT में नहीं दिया हुआ, एक होता है क्वीन, दूसरा क्या होता है बोलो? वेरी गुड, वर्कर्स, एंड थर्ड नंबर पे क्या होंगे? ड्रोन। क्या होंगे? ड्रोन। ये दोनों कैसी होती है? फीमेल। कैसी होंगी बेटा? ये फीमेल। और ये कैसा होता है? मेल होता है। ये कैसा होता है? मेल। क्वीन इनमें सबसे लार्ज साइज की होती है, बड़ी होती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं। ये हम क्या कहेंगे? लार्जर देन वर्कर, वर्कर से बड़े होंगे ये, मतलब बीच के कह सकते हैं हम इसे। क्वीन सबसे बड़ी, वर्कर सबसे छोटे, और ड्रोन क्या हो जाएंगे? सबसे बड़े। ये दोनों क्या हैं बेटा? फीमेल। क्वीन एक अंडे में, अगर हम एक बी हाइव की बात करेंगे तो क्वीन हमेशा एक ही रहती है, सबको पता है ना। और जो वर्कर्स होंगी वो 40,000 से लेकर 1 लाख तक होती हैं। कितनी होंगी बेटा? 1 लाख तक होंगी। अगर ड्रोन की बात करेंगे तो 100 तक होते हैं, मैक्सिमम 300 तक होंगे। ओके बेटा, तो बी हाइव के अंदर क्वीन हमेशा, पता है ना आपको, रानी तो एक ही रहती है, होती भी है, उन्हें भी एक ही चाहिए। रानी क्या होती है बेटा? एक ही होती है, क्योंकि जो क्वीन होती है ये लार्ज है, इसके लेग होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग। बिकॉज ये क्या करती है? 2 ही काम करेगी, वॉकिंग टू हाइव। बी हाइव पे क्या करते हैं बेटा? ये चलती है। और दूसरा जो मेन काम है वो क्या करेगी? एग ले प्रोड्यूस करेगी। एग लेइंग का काम जो है, एग लेइंग का मतलब जो फर्टाइल होता है, क्या होगा? फर्टाइल, जो बच्चे को जन्म दे सकता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्टाइल नेचर का कहेंगे। तुमसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे यहीं से इस तरह के क्या क्वेश्चन पूछे थे बेटा, मैं आपको अभी बताती हूँ। आपको याद रखना, मैंने क्या कहा? क्वीन फीमेल है, लार्ज होगी, इसकी लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इसको वॉक करना पड़ता है, और एग ले करती है। अब ये 2 तरह के एग ले करेंगी, 2 टाइप्स के एग ले करेंगी। आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है बेटा, याद रखो, जल्दी से 8th क्लास के अंदर आ जाओ फटाफट। आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा? मेल गैमेट, क्या पढ़ा? फीमेल गैमेट, फ्यूज हुआ, क्या बना? जाइगोट। मतलब इसे हम यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग जो निकल के आता है, पहले यहाँ पे इनके अंदर एग निकल के आएगा जो फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्म होगा, उससे क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, और ये फिर यहाँ पे लार्वा बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग बन गए, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये एग बाहर निकले, वहाँ से उनके यंग वंस निकलते हैं। और एक इसके अंदर तो 2 तरह के एग निकले, एक आफ्टर मेटिंग, रिप्रोडक्शन के बाद में, उन एग को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फर्टिलाइज्ड एग। और एक जो फीमेल होती है, जो क्वीन है, फर्टिलाइज नहीं करती, डायरेक्ट एग, मतलब क्या होते हैं? गैमेट, वो डायरेक्ट एग बाहर निकाल देती है, उसे हम क्या कहेंगे? अनफर्टिलाइज्ड एग कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? अनफर्टिलाइज्ड एग। मेल गैमेट हैप्लॉइड, मैंने आपको इनके अंदर टेक्निक्स के अंदर बताया था, ये भी कैसा हो गया? हैप्लॉइड। और जो फर्टिलाइज्ड बन गया 2N, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? डिप्लॉइड कह रहे हैं बेटा। यही वर्ड लिखे मिले थे इसलिए याद रखना, हालांकि हमारे सेल में लाइक क्रोमोसोम्स में आएंगे डिटेल में, वहाँ पे हम फिर आपको बता देंगे। ये फर्टिलाइज तो कैसा हो गया? डिप्लॉइड एग हो गए। और ये क्योंकि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये कैसा रह गया? हैप्लॉइड एग रह गया। क्या रह गया? हैप्लॉइड एग हो गया। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे क्वीन और वर्कर आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। क्वीन एंड वर्कर्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। वाइल जो मेल होते हैं वो किससे निकलते हैं? हैप्लॉइड एग से निकलते हैं। किससे निकलेंगे? हैप्लॉइड एग से। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था विच स्टेटमेंट इज राइट? क्वीन इज डिप्लॉइड, बिल्कुल ठीक है। फर्टाइल है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे वर्कर, फीमेल है, स्मॉलेस्ट है, और किससे निकलती है? ये भी फर्टिलाइज्ड एग से ही निकली है। और कैसी हो गई? ये भी डिप्लॉइड हो गई। बट स्टीराइल इन नेचर, बट स्टीराइल इन नेचर, स्टीराइल का मतलब क्या होता है? विच डू नॉट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस,
विच डू नॉट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, जो नए न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेराइल नेचर कहेंगे। जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं हो रही है उसे हम क्या नाम देंगे, स्टेराइल कहेंगे। तो क्वेश्चन था वर्कर्स आर डिप्लॉयड एंड स्टेराइल, और ये कैसे हैं, हैप्लॉयड हैं। कैसे हैं, हैप्लॉयड है, बट ये कैसे होंगे, फर्टाइल होंगे। फर्टाइल का मतलब क्या है, ये इनसे मेटिंग करेंगे क्वीन से, और क्या करेगा भाई, क्या होगा, फिर एग निकलेंगे। तो ये फर्टाइल नेचर का बोला जाएगा। हालांकि मेल किसी में भी बच्चों को जन्म नहीं देता, और स्पर्म तो इसके जाएंगे तो फर्टाइल नेचर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फर्टाइल नेचर का। तो इतने मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है सारे बच्चों को। क्वीन मैंने क्या कहा, फीमेल है, कैसी हो गई, डिप्लॉयड नेचर की हो गई, एग ले करते वॉकिंग टू द बीहाइव पे चलती है तो इसकी लैंग स्ट्रॉन्ग हो गई। ड्रोन अगर मैं बात करूं तो मेल है, फर्टाइल है, हैप्लॉयड नेचर का होता है, लार्जर होता है वर्कर, कोई काम नहीं करता, एक ही काम करेगा, मेट करेगा, मेटिंग विद क्वीन, क्वीन के साथ मेट करता है, खाता रहता है, हनी जो निकलेगा उसको खाता रहेगा, मतलब कि अबंडेंट ईटर होता है, ये बहुत चीज़ें खाता है, बाकी अपने सो जाता है, कोई काम नहीं करता, और बाकी टाइम क्या करेगा, सोएगा, खाएगा और मेट करेगा। बस मेटिंग भी इनका एक पीरियड होता है तभी वे मेट करते हैं, बाकी टाइम सोता है, खाता है, सोता है, खाता है, बस यही करते हैं। ओके, अब आ गया वर्कर जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग ले प्रोड्यूस करेगी तभी ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी जितने भी काम बच गए, हनी की फॉर्मेशन करना कौन करती है, वर्कर। हनी सेक किस में होंगे, वर्कर्स के अंदर होंगे। छत्ते को साफ करना स्क्वेंजर बोलते इन्हें हम। टू क्लीन, ये क्वेश्चन आया था ड्रोन का कि ड्रोन क्लीन द बीहाइव, क्या स्टेटमेंट सही है, गलत हो गया। ड्रोन कुछ नहीं काम करता, दो ही काम करता है, सोता है, खाता और मेट करेगा, ठीक है। क्लीन द बीहाइव, बीहाइव को जो क्लीन करेंगे वो कौन करेंगे, वर्कर्स करेंगी। जो वैक्स की फॉर्मेशन करती है कौन करती है, वर्कर्स करती है। ये रॉयल जेली बनाते हुए बताती हूँ बेटा, इसके बारे में भी रॉयल जेली बनाएंगी, जिनको ये खाएंगे, जिनको ये स्टार्टिंग में खाते हैं। तो रॉयल जेली की फॉर्मेशन भी कौन करता है बेटा, वर्कर्स करेंगी। तो वर्कर ही सारा काम करेगी, चाहे नेक्टर को इकट्ठा करना हो, हनी को बनाना हो, बीहाइव को साफ करना हो, या नर्स मतलब फीड करवाना हो, फीड मतलब ये रॉयल जेली बनाती है, इसके ऊपर ये क्या करेंगे बेटा, काम करते हैं। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है सारे बच्चों को। तो एक बार हम फटाफट रिवाइज करेंगे इसे, छोटा सा एक बार एकदम से अब हम रिवाइज करेंगे इसे बेटा, ध्यान देंगे सारे बच्चे। मैंने अभी आपको याद हो जाएंगे, 3 बताई है मैंने। पहली क्या बताई है बेटा, क्वीन। दूसरी मैंने क्या बताई है, वर्कर्स। और तीसरी मैंने आपको क्या बताया है, ड्रोन। इसके अंदर मेल कौन है, ओनली ड्रोन। ये दोनों कैसी हैं, फीमेल। ये कैसी फीमेल हो गई, फर्टाइल फीमेल हो गई, और ये कैसी फीमेल हो गई, स्टेराइल फीमेल हो गई है। ओके बेटा, ये खाली क्या प्रोड्यूस करेंगी, एग ले प्रोड्यूस करेंगी। ओके, और ये क्या काम करती है, क्लीन द बीहाइव। जो बीहाइव को क्लीन करती है स्टार्टिंग के अंदर, यही करेंगे 3 स्टेज में। जब छोटी होती है तो स्क्वेंजर्स बीहाइव को क्लीन कर देंगे, उन्हें स्क्वेंजर्स नाम देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, दे फॉर्म द रॉयल जेली। क्या करते हैं, रॉयल जेली, ठीक है। आफ्टर सम टाइम दे फॉर्म द रॉयल जेली, इसलिए इसको नर्स हनी बी भी कहेंगे। नर्स बीबी की नहीं कहा जाता, स्क्वेंजर बीबी नहीं कहा जाता है। इनके अंदर एक स्पेशल ग्लैंड होती है, हाइपोफैरेंजियल ग्लैंड होती है बेटा। इनके अंदर क्या होती है, हाइपोफैरेंजियल ग्लैंड होती है, जिसमें रॉयल जेली, रॉयल का नाम ही क्या होता है, रॉयल, पता है ना, रॉयल का मतलब राजा महाराजा। तो रॉयल जेली बनाती है। जेली जब बनेगी तो जितने भी ये लार्वा से प्यूपा निकलते हैं, इनमें भी यही स्टेज चलती है, लार्वा, प्यूपा। और जब प्यूपा निकलेंगे कौन से, तो उस टाइम इनके जो फूड चाहिएगा, वो जो वर्कर्स थी वो उनके लिए क्या बनाती हैं, रॉयल जेली, जिसको क्वीन भी खाती है। कौन खाएगी, वर्कर्स, और ड्रोन भी खाएंगी। आफ्टर सम टाइम जब ये बड़ी हो जाएंगी, जब ये क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है बाहर, फिर ये जो फ्लावर को, नेक्टर को शक करेंगी। नेक्टर के लिए, पॉलन को इकट्ठा करने के लिए, पॉलन इकट्ठा, इनके ऊपर एक पॉलन किट होती है, जैसे हनीबी के जो पीछे वाले पैर होते हैं ना, हिंडलिम, इनके ऊपर एक किट से बनी होती है, पॉलन किट कहेंगे। पॉलन को इकट्ठा करना, नेक्टर को शक करना, कौन करता है बेटा, फ्लावर। इसे हम फ्रॉगर्स, इस तरह की बी को हम क्या कहेंगे, फ्रॉगर बी। तो 3 कैटेगरी में भी वर्कर्स को डिवाइड किया गया है, स्क्वेंजर,
ठीक है। देन क्या बताया मैंने, नर्स, और थर्ड क्या बताया है, फ्रॉगर। फ्रॉजर का मतलब क्या होता है बेटा, जो नेक्टर को और पॉलन को सक करेंगी। ओके बेटा, ये थोड़ा सा बस नॉर्मल लर्न कर लेना। और ये जो मेल होता है, मेल खाली क्या करता है, ईटिंग, स्लीपिंग और मेटिंग। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब भाई इन अंडों से जो निकल के आएंगे फर्टिलाइज, ये दोनों किसके प्रोडक्ट हो गए हैं, फर्टिलाइज्ड एग के, और ये किसका रह गया, अनफर्टिलाइज्ड। अब इनमें से जैसे कि एक फर्टिलाइज्ड एग से जो क्वीन निकलेंगी, रॉयल जेली को ही खाती रहती है, आफ्टर सम टाइम में एक और प्रोडक्ट बनाएंगे, बी ब्रीड कहेंगे उसे, ठीक है। तो ये क्या करती है बेटा, जो क्वीन हो गई, अब उसमें जो पुरानी क्वीन तो उसी में रहेगी, जो नई क्वीन बनेंगी वो वर्कर्स को लेके चले जाएंगे और कुछ ड्रोन को अपने साथ लेके चले जाती है और एक क्या बना लेती है, अलग छत्ता बना लेगी। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्वार्मिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वार्मिंग। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे, स्वार्मिंग। वो एक क्या करती है, अलग जगह पे चली जाती है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में, गुड। तो हमने क्या पढ़ लिया, कास्ट ऑफ हनी बी। क्या पढ़ लिया बेटा हमने, कास्ट ऑफ हनी बी पढ़ लिया है। अब बिल्कुल लास्ट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ हनी बी। मैनेजमेंट ऑफ हनी बी। तो देखो भाई, आप मुझे बताना, हनी बी को मैनेजमेंट करना है तो हमें पहले उसको क्या देना पड़ेगा, फ्लावर्स की ऐसी पे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। ठीक है, फ्लावर्स है तो किस किस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो बीज को, ठीक है, हम कहाँ पे रखते हैं, वी पुट इनटू द आर्टिफिशियल बी हाइव। किसके अंदर रखते हैं बेटा, आर्टिफिशियल बी हाइव के अंदर रखेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, अपायरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपायरी। क्वेश्चन आता है व्हाट आर अपायरीज, तो आपका अपायरी कुछ नहीं, अपायरी इज नॉन एज द आर्टिफिशियल बी हाइव। आर्टिफिशियल बी हाइव, आपने खेतों के अंदर एक वुडन बॉक्स देखे होंगे, वो क्या होता है बेटा, अपायरीज। हमारे इंडिया के अंदर 3 तरह के अपायरीज है, एक है लेग्स्ट्रोथ, एक क्या है, कॉमन मिलते हैं, लेग्स्ट्रोथ बनाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। एक होते हैं न्यूटन टाइप के, जो हिमालयन रीजन पे, पहाड़ी इलाकों पे करते हैं, और एक हमारे पास में होता है बेटा जियोलिकोटिस। ये 3 तरह के अपायरीज हमारे कॉमनली इंडिया के अंदर मिलते हैं, और जो हमें हमारे आसपास दिखते हो लेग्स्ट्रोथ का होता है। आपने कभी देखा है ना, ये इसका क्या हो जाता है, बेस स्टैंड हो जाता है, इसके ऊपर एक बॉक्सा लगा होता है, इस तरह से फिट होता है, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रूड बॉक्स कहेंगे। ब्रूड का मतलब अंडे देंगे, यहाँ पे ब्रूड का मतलब क्या होगा, अंडे देंगी, और उसके ऊपर हम क्या कहेंगे, हनी बॉक्स हो जाएंगी। यहाँ पे अंडे देंगे, अंडे के बाद जो हनी निकले, हर एक से रास्ता, चैम्बर से रास्ते बने होंगे, यहाँ पे हनी की बनाती रहेगी, यहाँ पर से स्टैंड हो गया, और यहाँ पर से क्या होता है, टॉप बना होगा इस तरह से। तो इस तरह के क्या होते हैं, अपायरीज होते हैं बेटा। क्या होते हैं, अपायरीज। तो हमारे इंडिया के अंदर 3 तरह के अपायरीज है, लेग्स्ट्रोथ है, न्यूटन है, और और क्या हो गया, जियोलिकोटिस है। ओके, तो खाली नाम याद रख लेना, वुडन के होते हैं, कि कहीं कहीं पे किसके बना देते हैं बेटा, ये मेटल्स के भी बना देते हैं। ओके, तो हम अपायरीज को रखेंगे कहाँ, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्या क्या कंडीशन होने चाहिए फॉर अ बेटर मैनेजमेंट। अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला अगर हम बात करेंगे पॉस्चरेज, किसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉस्चरेज। सेकेंड में अगर आपको बात करूंगी तो हम क्या बात करेंगे बेटा, ड्यूरेशन, मतलब ठीक है। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो हनी फ्लो पीरियड, हनी फ्लो पीरियड के बारे में, एंड सीजन के बारे में। एंड फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो स्वार्मिंग और रिप्रोडक्शन, स्वार्मिंग एंड रिप्रोडक्शन। और फिफ्थ हम बात करेंगे बेटर क्वालिटी। ये कंडीशन हम रखते हैं, बेटर क्वालिटी या बेटर ब्रीड। ठीक है। अब पॉस्चरेज का मतलब क्या होता है, भाई हम अपायरीज को कहाँ रखें, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए आपको अपायरीज को रखने के लिए। ओके, इससे पहले भी अपायरीज को हम जहाँ पे भी रखेंगे तो पॉस्चरेज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या मतलब होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स फॉर नेक्टर एंड
पोलन्स फॉर हनी बी। भाई ये तो हमने अपायरी बना दिया, हम कहीं पे भी रखेंगे कि वहाँ पर पॉस्चरेज का हमने ध्यान ही नहीं रखा। पॉस्चर मतलब वहाँ पे कोई फ्लावर वगैरह तो होते नहीं और हमने वहाँ पे रखेंगे, तो हम ऐसी कंडीशन थोड़ी ना रखते हैं। तो हमने क्या कहा बेटा, अब पॉस्चरेज आता है, पॉस्चरेज के हमें ध्यान रखना है। जो कंडीशन रखेंगे बेटर पॉस्चरेज होना चाहिए। पॉस्चरेज का मतलब क्या डिफाइन करेंगे, द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर फॉर नेक्टर एंड द पोलन फॉर द हनी बी। वो जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे फ्लावर की मतलब अवेलेबिलिटी होगी उतनी अच्छी हनी बी बनेगी। मैंने अभी आपको सबसे पहले यही बताई है। और द बेस्ट हनी किसके फ्लावर का होता है, आमंड का। तो हमें ये चूज़ करना है कि भाई यहाँ इस एरिया के अंदर हम रख रहे हैं तो यहाँ पे फ्लावर्स की बेटर से बेटर क्वालिटी है, क्योंकि हम बना रहे हैं। ये तो मैं नेचुरल तरीके से कहीं से भी इकट्ठा करके लेके आए, कहीं भी बना सकती है, बट हमें आर्टिफिशियल मैनेजमेंट करना है। तो हम सबसे पहले जो हमने आर्टिफिशियल ये बीहाइव किए, अपायरीज किए हैं, तो हमें ऐसी जगह पे रखना चाहेंगे जहाँ पे बेटर एंड बेटर क्वालिटी की क्या हो बेटा, पॉस्चरेज कंडीशन हो, मतलब अच्छे से अच्छे वहाँ पे फ्लावर मिले जहाँ उनसे नेक्टर एंड पॉलन उनको मिलते रहे। सेकंड, अगर हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ द स्पेस, अब हमने ये नहीं कि भाई हमने अपायरीज, हमने पॉस्चरेज तो देख ली, बट हम अपायरीज उसको 5-6 किलोमीटर दूर रखाते हैं, नहीं। इतनी जरूर डिस्टेंस मेंटेन रखनी है हमें कि इजीली हनी बी वहाँ से आए, फ्लावर का नेक्टर सक करे और दोबारा से अपनी उसी जगह पर आ जाए। मतलब दूर नहीं कि दूर के चक्कर में पता लगा और ही कहीं चली गई, नहीं आती है बेटा। इनकी लोकेशन वो कहाँ जा रही है, किस तरह से जा रही है, साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर किया है, उसे हम वैगल डांस कहेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, वैगल डांस क्या कहते हैं, वैगल डांस। आपने कभी भी किसी भी इंसेक्ट को देखा हो हमेशा झुंड में चलते हैं, अपने मेट्स के साथ में, अपने साथियों के साथ में झुंड में चलते हैं। इसका क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, वैगल डांस कहते हैं। एक फ्रिश नाम के साइंटिस्ट ने 20 साल काम किया है, फिर जाके पता लगाया है कि ये जो होते हैं एक तरह की साउंड निकालते हैं, एक तरह की साउंड निकालते हैं, जिसके साथ साथ अपने, देखो कभी भी ध्यान देना, हनी बी का ही एक ग्रुप होगा, दूसरे लॉकेस्ट होंगे उनका एक ग्रुप होंगे, टिड्डे होंगे उनका अपना एक ग्रुप होता है, क्योंकि वो अपनी ही खुद की ही आवाज़ उनके हर एक की अपने हमें सुनाई नहीं देती है, ठीक है। उन अनेक एक अलग तरह की आवाज़ से निकलती है, उसके पीछे पीछे हर एक चला जाता है आपस में, और वो से हम क्या कहेंगे, वैगल डांस कहेंगे। एंड वैगल डांस फ्रिश ने बताया था, उसने 20 साल काम किया था बेटा, तब जाके उसने वो समझा था, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स पे काम किया था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये ड्यूरेशन ऑफ द स्पेस, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर हो गया, बेचारे जाते हैं, थक जाते हैं, ले ही नहीं पाएंगे, तो ये डिस्टेंस भी हमें मेजर रखना है। और इनकी जो पोजीशन होती है, इधर से अगर हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ अपायरीज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं बेटा, पोजीशन ऑफ अपायरी कर लेते हैं। क्या हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है, मेंटेन द डिस्टेंस, मेंटेन द डिस्टेंस, मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक चल जाती है, बट पास में रखेंगे तो और भी सही रहेगा। दूसरा, हम इनको, इन अपायरीज का जो फेस होता है, इनको ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन्हें क्या चाहिए होती है, सुबह सुबह की रोशनी चाहिए होती है, फिर वो घूम के सूरज इधर आ जाता है, तो दिन में इनको छाया चाहिए होती है अपायरीज के अंदर, तो इसीलिए इनको पोजीशन किसके अंदर रखी जाती है, ईस्ट के अंदर रखी जाती है। अब आती है हनी फ्लो पीरियड का मतलब क्या होता है, सीजन का मतलब क्या होता है। हनी ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर it is the period, it is the duration of the time, it is the duration of the time when honey bee collect the nectar and form honey, and form honey, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, हनी फ्लो पीरियड कहलाया जाता है भाई। अब और सीजन, कौन सा सीजन में आपको सबको पता है, स्प्रिंग सीजन इज बेस्ट, बारिश आती है, उसके अंदर अच्छे अच्छे फ्लावर ग्रो होते हैं, तो ये वाला जो सीज़न होता है, जो स्प्रिंग सीजन होता है, इट इज़ द बेस्ट फॉर हनी फ्लो पीरियड, बिकॉज एट दिस टाइम मैक्सिमम प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं, और फ्लावरिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होंगे, वो हनी नेक्टर को सक करेगी और उसके बाद क्या बनाएगी, अपना हनी बनाता है, तो वो पीरियड क्या कहलाया जाएगा, हनी फ्लो पीरियड। स्वार्मिंग एंड द रिप्रोडक्शन, स्वार्मिंग मतलब कि अब वहाँ पे इनका भी हर एक का एक पीरियड होता है, मोस्टली स्प्रिंग सीजन के अंदर ही क्या करते हैं बेटा, ब्रीड भी करती है, तो उस टाइम के अंदर ये मेट करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, अंडे देंगी, और उस अंडों से जब क्वीन निकल के आती है तो नई क्वीन क्या होती है, अपने नई क्वीन जो निकलेंगी वर्कर्स को, ड्रोन को लेके दूसरी जगह चली जाती हैं और दूसरा छत्ता वो बना लेती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वार्मिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वार्मिंग। तो जैसे हमने एक, देखो जरूरी है कि हमारे के अंदर रखेंगे, पहले हमने एक के अंदर रखा तो वो दूसरा साइड में, तो वो वहाँ पे चली जाती है, इस तरह से वो क्या होती है, अलग अलग अपायरीज के अंदर अपनी शिफ्ट होती रहती हैं।
बेटर ब्रीड। और हम इन सब के लिए भी अगर हमारे पास एक कंडीशन, हमें ये सारा मैनेजमेंट रखना है तो हम बेटर ब्रीड रखेंगे हनी बी की। और बेटर ब्रीड कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया था एपिस मेलिफेरा। क्या होती है बेटा, एपिस मेलिफेरा होती है। तो हम एपिस मेलिफेरा को चूज करते हैं फॉर अ बेटर मतलब क्वांटिटी के लिए, ठीक है, फॉर, क्योंकि इनकी जेंटल नेचर की होती है, स्वार्मिंग भी कम होती है, बहुत मतलब नए छत्ते को छोड़ के दूर नहीं जाएंगे, अपने पास वाले में ही वो शिफ्ट रहती हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट ऑफ हनी बी। आपको इसके अंदर मेनली एंड मेनली पॉस्चरेज, अपायरीज याद रखनी है। फिर इनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, हालांकि इनको भी बीमारियां लग जाती है, बैक्टीरियल फंगस, इनको भी बीमारियां लग जाती है। भाई फ्लावर की पर बैक्टीरिया था उसके अंदर गया तो इन्हें भी डैमेज कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम तो मेन अपायरीज रखे हैं वहाँ पे, एंटीबायोटिक्स की टाइप में इनको स्प्रे करते रहते हैं ताकि इनको कोई बीमारियाँ ना लगे, बचाने के। और मेन इनके एनिमीज ज़्यादा होते हैं। मेन इनके क्या होते हैं बेटा, एनिमीज है, जो क्रो है, स्पैरो है, इनको खा जाती है, तो उनसे भी इनको क्या करना है, बचाना है। अगर हमें अपायरीज रखते हैं तो वहाँ पे तो हम बचा लेते हैं, बट नेचुरल कंडीशन में इन्हें बचाया नहीं जाता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, पूरा का पूरा बी कीपिंग पढ़ लिया या एपीकल्चर पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया हमने, बी कीपिंग एंड एपीकल्चर। वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं, आप समझोगे तो आपको नहीं लगेगी। 2 फेज के अंदर इसे देख लेना बेटा, ठीक है। एक टॉपिक एक के अंदर ही पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, अब हमारा रिवीजन लेंगे एपीकल्चर। क्या कह रहे हैं बेटा हम, एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या का, रियरिंग, केयरिंग, मैनेजमेंट ऑफ द हनी बी। उसे हमने क्या नाम दिया, एपीकल्चर का। किसके लिए पालते हैं हम, हनी के लिए पालते हैं। किसके लिए पालते हैं हम, बी वैक्स के लिए पालते हैं। एक होता है प्रोपोलिस, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बाम कहते हैं। और एक को हम क्या कहेंगे बेटा यहाँ पर, इसका एपिटॉक्सिन, जो आयुर्वेदिक के अंदर यूज़ किया जाता है, एपिटॉक्सिन। क्लियर है बेटा। फिर हमने बात की इनकी स्पीसीज के बारे में, इंडिजीनियस के बारे में बात की और एक्सोटिक। इंडिजीनियस मैंने 3 बताई थी, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डॉर्सेटा एंड एपिस फ्लोराई। सबसे छोटी वाली ये रॉक हनी भी, इंडियन हनी भी हो गई। और इसके अंदर आपको एक ही याद रखनी है, एपिस मेलिफेरा एडमसोनी याद रखना चाहो याद रखना, मेन है यही। इसका हम क्या कहते हैं, इटालियन हनी भी कहेंगे। दिस इज द बेस्ट फॉर द रियरिंग, क्यों है मैंने बताया। फिर मैंने आपको इसकी कास्ट बताई, 3 कास्ट होती है, क्वीन होती है, देन क्या होगी, वर्कर्स होंगी, और फिर क्या होंगे, ड्रॉन होंगे। मेल कौन सा हो गया इसके अंदर, ड्रॉन। ये दोनों क्या होगी, फीमेल। ये फर्टाइलाइज्ड एग से तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। क्वीन इसके अंदर मेन क्या होती है बेटा, फर्टाइल नेचर की होती है। क्वीन क्या होगी, फर्टाइल, ये स्टीराइल है। सारे काम कौन करती है, वर्कर। अंडे ये देगा, आगे खाएगा पिएगा और मेट करेगा। ओके बेटा। फिर हमने क्या कहा, मैनेजमेंट पढ़ा इसका। जो आर्टिफिशियल बी हाई है उसे हमने क्या कहा, अपायरी। हमारे इंडिया के अंदर 3 है, नाम कोई नॉट इम्पॉर्टेंट सो मच। अपायरीज के लिए पॉस्चरेज अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे हम अपायरीज को रखेंगे। देन इनका हमने क्या करना है भाई, इसका जो पोजीशन होती है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। देन हनी फ्लो पीरियड भी, कि भाई स्प्रिंग सीजन के अंदर हम ज़्यादा अमाउंट के अंदर अपायरीज को लगाएं ताकि अच्छा हनी फ्लो पीरियड बने उनका। देन स्वार्मिंग कि छोड़ के जो भी है इसको समझाने के लिए स्वार्मिंग एंड रिप्रोडक्शन। और देन हम क्या करते हैं, बेस्ट क्वालिटी का हम इसे चूज़ करेंगे। और लास्ट हमने क्या किया, इनको भी बीमारियाँ लग जाती तो वो भी, उनसे भी हम इन्हें बचाते हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आपको अच्छे से पढ़ना है, क्रॉप्स भी उतनी इंपॉर्टेंट और एनिमल हस्बेंड्री भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। ओके।